क्या सोनिया गांधी अपनी रायबरेली की सीट बदलने वाली हैं? ये सवाल इस वजह से उठ रहा है क्योंकि तेलंगाना कांग्रेस की तरफ से एक प्रपोजल भेजा गया है कि सोनिया गांधी को तेलंगाना से चुनाव लड़ना चाहिए। तो क्या ये माना जाए कि दक्षिण का किला मजबूत करने के लिए ये कांग्रेस की एक रणनीति जिस पर विचार चल रहा है? हमारे साथ मौजूद है आरपी सिंह साहब। सर, जिस तरीके से सोनिया गांधी को न्योता दिया जा रहा है कि वो तेलंगाना से चुनाव लड़े, लगता है कि कांग्रेस अपना दक्षिण का किला को और मजबूत कर रही है? नहीं, असली बात है कि उनको पता है कि इस बार रायबरेली से चुनाव जीतने वाली नहीं है। इस बार यूपी में सुफरा साफ होने वाला है, वो कांग्रेस हो सपा हो। वो राहुल गांधी लड़े अमेठी से, प्रियंका वाड्रा लड़े रायबरेली से, या सोनिया गांधी लड़े रायबरेली से, ये चुनाव बुरी तरह हारेंगे। इनकी जमानतें जब्त होंगी, इसलिए वो अपने लिए एक सेफ सीट ढूंढ रही हैं। वो आंध्रा में जाएं, वो तेलंगाना में जाए, या वो कर्नाटका में जाए, जहाँ उनको सेफ सीट लगती है वहाँ सेफ सीट में जाकर कोशिश करेंगे वहाँ पर। और जहाँ पर मुसलमान बहुत होंगे वहाँ पर जाकर, जैसे राहुल गांधी गए थे, वहाँ पर जाकर चुनाव लड़ेंगे ये। लेकिन सर, इसका जो है इससे चर्चा ये भी शुरू हो गई कि क्या प्रियंका गांधी रायबरेली सीट पर जो है आएंगी? अभी कहा प्रियंका वाड्रा चुनाव लड़े, जमानत जब्त होगी। इस बार यूपी के अंदर कांग्रेस और सपा की 80 की 80 सीटों पर जमानत जब्त होने वाली है। सबके बीच में एक अधीर रंजन चौधरी का बयान आया है कि ममता बनर्जी को एक तरह से उन्होंने बताया है कि ममता बनर्जी के सहारे जो कांग्रेस नहीं, अधीर ने एक तरह से धमकी दे दी है कि ममता की दया की जरूरत नहीं है हमको। एक अकेला विधायक इनका जीता था सागर डिगी से बाई इलेक्शंस में, उसको ममता बनर्जी अपने साथ ले गई, पोच करके ले गई। अब इनके पास है ही नहीं वहाँ पे, अभी जो मर्जी करते रहें। फैक्ट है कि ये सिर्फ नाम मात्र का दिखावे का समझौता है। ना ममता बनर्जी ना अधीर रंजन चौधरी, आपस में इनका सिर मिलता नहीं। और जब नेताओं का सिर नहीं मिलते, और अब सागर डिगी से जो विधायक तोड़ के ले गई है ममता बनर्जी, उसके चलते आपको लगता है कार्यकर्ता आपस में सिर मिलाएंगे, जहाँ आपस में काम करेंगे। 2019 के अंदर सपा और बसपा को देख लिया था ना, दोनों बुआ भतीजा की पार्टी बन गई थी यहाँ पर, और कहा था इससे बढ़िया कॉम्बिनेशन होता। क्या हुआ? वैसे ही हाल इनका वहाँ पे होने वाला है। नेताओं का सिर मिलाने से कुछ होने वाला नहीं, जमीन पर कार्यकर्ताओं का आपस में मिलना जरूरी है। तो इसमें चर्चा एक ये भी हो रही है कि लेफ्ट नहीं चाहती है कि राहुल गांधी वायनाड सीट से चुनाव लड़े। तो अभी तो जो है सीटों पर चर्चा शुरू हुई थी और अभी से इस तरीके की खबरें आने लगी। नहीं, लेफ्ट, ममता बनर्जी तो ऑलरेडी कहती है मैं लेफ्ट के साथ कोई समझौता नहीं करूंगी। अब वो प्रेशराइज करने के लिए कि हमारा समझौता वहाँ पर हो, हम हमको कुछ अकोमोडेट करें ममता बनर्जी, मुझे लगता है उसके लिए आर्म ट्विस्टिंग हो रही है। राहुल गांधी के थ्रू आर्म ट्विस्टिंग करेंगे कि अगर हम वायनाड मना करेंगे तो राहुल गांधी ममता बनर्जी पर दबाव डालकर कुछ सीटें, 2-4 सीटें लेफ्ट को दिलाएंगे जी। असल में सारी बात यह कि ममता बनर्जी ने बड़ा क्लियरली कह दिया कि हम लेफ्ट के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। अब उसके लिए उनका और कोई रास्ता नहीं बचा कि वो बाजू मोड़ें और राहुल गांधी के माध्यम से कि हम वायनाड, हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी मदद के बिना वायनाड भी नहीं जीत सकते अब वो। तो किसी ढंग से हम कुछ 2 सीटें ले लें, 4 सीटें वहाँ पे ले लें, हम बंगाल के अंदर हमारा जो पुराना गढ़ रहा है उसमें हमारा कुछ 2-4 सीटें हमारे को मिल जाएं। और सर, इस सबके बीच में जो अशोक गहलोत का राम मंदिर को लेकर के एक बयान आया है, तेजस्वी यादव का भी उसी तरीके का बयान है। अशोक गहलोत कह रहे हैं कि बीजेपी धर्म की राजनीति कर रही है और उसके आधार पर जो है चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है। नहीं, हम धर्म की राजनीति करें, अधर्म की नहीं कर रहे। वो तो अधर्म की राजनीति करते रहे अब तक, वो तो धर्म को सिर्फ राजनीतिक ऑब्जेक्टिव के लिए यूज करते रहे हैं। असल में क्या है कि हमारे तो एजेंडा में था, हमारे तो मैनिफेस्टो में 1989 से मैनिफेस्टो में था कि राम मंदिर बनना चाहिए। उसके लिए हम पूरी चेष्टा भी करेंगे, हमारी कमिटमेंट भी थी, हम तो इसमें छुपाते भी नहीं हैं। परंतु हमारा जो चुनाव का एजेंडा है वो अलग है। वो चुनाव का एजेंडा है जो 55 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत के अंदर जो हेल्थ का लाभ मिल रहा है, जहाँ 11 करोड़ किसानों को जो किसान सम्मान निधि मिल रही है, जहाँ 4 करोड़ लोगों को जो मकान मिले हैं, जहाँ जो 10 करोड़ महिलाओं को गैस के चूल्हे के कनेक्शन मिले हैं, जहाँ 10 करोड़ लोगों को पीने का पानी का कनेक्शन मिला है, हमारा एजेंडा वो है। और सबके बीच में तेजस्वी यादव ने भी एक बयान दे दिया है कि मंदिर में अगर आप जाएंगे तो आपको उल्टा दान देना पड़ेगा, मंदिर में आपका इलाज नहीं हो जाएगा, आपको शिक्षा नहीं मिल जाएगी, वहां पर तो उल्टा आपको दान देना पड़ेगा जाकर के। तो इस तरीके के बयान, देखिए क्या कि ये लगातार हिंदू आस्था पर या सनातन की आस्था पर कचोट कर रहे हैं। ये सोचे समझे एजेंडा के अंतर्गत कर रहे हैं। कभी ये जातियां बताते हैं, कभी ये कुछ और नाम पर एजेंडा चलाते हैं, कभी रामचरितमानस पर प्रश्न खड़े करते हैं, कभी सनातन को ही गाली निकालते हैं। असल में क्या कि ये लगातार करते हैं, परंतु लोगों के इलाज की चिंता मोदी जी कर रहे हैं। 55 करोड़ दुनिया की सबसे बड़ी कोई हेल्थ स्कीम है तो मोदी जी की स्कीम है आयुष्मान भारत, जिसके अंदर 55 करोड़ लोगों का इलाज हो रहा है। साफ तौर पर विपक्ष सिर्फ जो है राजनीति के लिए इस तरीके के बयान कर रहा है, जबकि असल में वो सिर्फ जो है विपक्ष के राजनीतिक मुद्दे ज़रूर हैं लेकिन जनता के बीच में उनका कोई असर नहीं है। फिर चाहे बात हो इंडिया गठबंधन की या बात हो राम मंदिर पर, तो बीजेपी का यही कहना है कि जो विपक्ष की राजनीति है वो सिर्फ
मुद्दों को भटकाने की है, जबकि बीजेपी जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर लगातार काम कर रही है। और राम मंदिर बीजेपी के लिए आस्था का मुद्दा है और इस वजह से इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।